बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 59 मुलाहिज़ा फरमाएं। डोले की रोज़ात भी उसके कदो कामत की तरह अजीब थी। वह खूबरू सरों का दोशीज़ा से एक तरफ़ा मुहब्बत करता था और उस दोशीज़ा की आंखों में आंसू देख कर वो दास्तानी किरदारों की तरह उसकी अश्क शोई के लिए निकल खड़ा हुआ था। शानी के अगले 10-12 रोज़ मज़ीद संगीन सूरत हाल में गुजरे। वो मुन्ने से मुसलसल दूर थी। हाँ, ये बात वो अच्छी तरह जानती थी कि मुन्ना अभी तक किसी चार दीवारी में मौजूद है। इन 10-12 दिनों में कादरे, बाबरे या ताऊ शाम में से किसी की सूरत दिखाई ना दी। न जाने वो सब कहाँ थे। बाबर का किरदार एक नए रूप में सामने आया था। शानी उसे फिर से देखना चाहती थी और जानना चाहती थी कि वो किस हद तक बदला है। उसके अंदर आने वाली तब्दीली को मामूली थी, मगर उसने शानी के दिल पर असर किया था। उसकी आंखों में नमी जगाई थी। ये बात तो जाहिर थी कि बाबर को चौधरी बशीर की कैद से छुड़वाने वाले वही लोग थे जो शानी और डोले को पकड़कर यहाँ लाए थे। चालां के बारे में डोले ने बताया था कि वो इस चार दीवारी में मौजूद नहीं है। उसकी खराब हालत की वजह से ये लोग उसे यहाँ से ले गए थे। अगर जालां की हालत अच्छी नहीं थी तो फिर यह सोचा जा सकता था कि चौधरी बशीर की हालत भी बेहतर नहीं होगी। मोटी ताजी मुरीदनी फजीलत के अंदाजे के ऐन मुताबिक शानी को दोबारा उसी जोंकों वाले तकलीफ दे अमल से गुजारा गया। इसकी दोनों कलाइयाँ मजीद दोबारा जख्मी हुई थी। मजीद दोबारा क्रियुल नज़र तमाम भाइयों ने बड़ी रग़बत से इसका खून चूसा था। छोटी छोटी डिकारें ली थी और अपने स्याह होंठ उसके खून से सुर्ख किए थे। इन दोनों मौक़ों पर फरबे अंदाम मुरीदनी फजीलत शानी के पाँव की तरफ मौजूद रही थी और उसके होंठ तेज़ी से हिलते रहे थे। दोनों मौक़ों पर शानी को बेतहाशा मशरूब भी पिलाया गया था। ये मौसमी का जूस था, मगर लगता था कि इसमें कुछ मिलाया भी जाता है। तीसरी बार अमल के बाद सदफ ने कमरे की चौखट से आवेज स्याह तावीज़ उतार लिया और उसकी कमर से लटकने वाला तावीज़ भी खींच कर तोड़ दिया था। गालबन ये इस बात का इशारा था कि शानी के अंदर की नहुसत तसल्ली बख्श हद तक ख़त्म हो गई है। तीसरी बार इस अजीबो गरीब अमल के मौके पर शानी के जिस्म से ज़्यादा खून नहीं चूसा गया, मगर उसने बेतरह कमज़ोरी महसूस की थी। वो चलते हुए डगमगा जाती और हाथ पाँव सुन्न हो जाते थे। बहर थोर अगले 48 घंटे में उसने खुद को काफ़ी हद तक संभाल लिया था। तीसरे रोज़ दोपहर के वक्त वो डोले के साथ बैठी हुई थी। डोला अपनी दिलचस्प बातों से शानी का दिल बहलाने की कोशिश में था। साथ साथ वो शानी की एक जख्मी कलाई की बैंडेज भी तब्दील कर रहा था। अचानक भारी कदमों की आहट सुनाई दी और ताऊ शाम की आवाज़ उभरी। वो शानी की तरफ ही आ रहा था। चंद सेकंड बाद दरवाजे के कफल में चाबी घूमी और ताऊ शाम दिखाई दिया। सुर्ख आंखों वाला कादरा उसके अकम में खड़ा था। कादरे के माथे पर पट्टी नजर आ रही थी। ताऊ शाम के चेहरे पर जलजले की कैफियत थी और आंखें शोले उगर रही थी। कमरे में दाखिल होते ही उसने आओ देखा ना ताऊ और शानी पर पल पड़ा। हरामजादी कुत्ती, तुझे चीर कर रख दूंगा मैं, वो सिलातों और गुंसों से पीटते हुए चिल्लाया। शानी की हालत पहले ही पतली थी। इस मार पीट ने इसे हिला कर रख दिया। इसका सर 2-3 बार कच्ची दीवार से टकराया। कलाइयों से फिर खून रिसने लगा। वो ताऊ शाम की ठोकरों से अपना चेहरा बचाने की कोशिश कर रही थी। बाकी जिस्म इसने ताऊ के रहम और करम पर छोड़ दिया था। 20-25 सेकंड बाद ताऊ का गुस्सा कदरे ठंडा हुआ तो वो फुनकार कर बोला, तेरे पिछलों को तेरी लाश नहीं भेजूंगा, लाश का कीमा भी भेजूंगा। बहन खोर माल ज़्यादा समझते क्या है अपने आप को? एक एक को जमीन में धंसा ना दूं तो मेरा नाम भी हुशाम नहीं है। अंदाजा होता था कि शानी के वारसों की तरफ से नारपुर चौधरियों को कोई गहरी ज़िक पहुंची है। शायद दोनों पार्टियों में कहीं तसादुम वगैरह हुआ था। कादरे के माथे की चोट भी उसी समत इशारा करती थी। जाहिर है कि शानी के बचे कुछ वारसों ने कुछ न कुछ मुजाहमत तो जरूर करनी थी। अब उनके लिए ये बात राज नहीं रही थी कि शानी न सिर्फ जिंदा है बल्कि चौधरियों की तहवील में भी है। चचा रईस तो हर तरफ से मुंह मोड़कर इंग्लैंड में जा बसे थे। तामैन मुमकिन था कि ताया मासूम, चची परवीन और खालू एजाज वगैरह उसे चौधरियों के चुंगल से निकालने के जतन कर रहे थे। अब ये बात भी शानी की समझ में अच्छी तरह आ रही थी कि ताऊ शाम और कादरे वगैरह ने इसे नारपुर से दूर इस अलग थलग हवेली में क्यों रखा हुआ है। वो इसकी मौजूदगी को पोशीदा रख रहे हैं। रंग वाली वालों से और चौधरी बशीर से भी। शानी की छठी इस गवाही देती थी कि इसके इर्द गिर्द सख्त हलचल मची हुई है। बहुत से लोग इसे तलाश कर रहे हैं, एक दूसरे से झगड़ रहे हैं। बहरहाल ये सारा हंगामा शानी की निगाहों से ओझल हो रहा था और अब इस हवेली में भी ओझल था। मारपीट के बाद ताऊ शाम ने बेरहमी से शानी की बाल मुट्ठी में जकड़े और फुनकारा, ऐसे ढीले फाड़ फाड़ कर क्यों देख रही है सूरनी? ये आंखें निकाल कर खत पर रख दूंगा। हराम की जनी क्या समझती है अपने आप को? ये खुद को हीरोइन समझती है। ताऊ अपने हीरो का इंतजार कर रही है। वो आएगा और ठा ठा गोलियां चलाता हुआ इसे घोड़े पर लाद कर ले जाएगा। कादरे ने जहरीली मुस्कुराहट के साथ कहा, हाँ हीरो? ताऊ समझकर के साथ फुनकारा। मुस्कुराते उसके रुखसारों का जख्म अजीब शक्ल इख्तियार कर जाता था। मूंछों को ताऊ देकर वो बोला, वो कंजरी का पुत्र नहीं आएगा, वो खत्म हो गया एकदम हिजड़ा। बल्कि हिजड़े से भी बदतर जो हमारे सामने फन्ने खां बनते हैं, हम उनका यही हाल करते हैं।
मेरा ख्याल है ताऊ इसे एक बार उसके दर्शन करा ही दो। कादरे ने तजवीज पेश की। ताऊ शाम गहरी नजर से शानी की तरफ देखता रहा। आंखों में इंतहा दर्जे की सफाकी थी। फिर वो जैसे किसी नतीजे पर पहुंच गया और सर हिलाकर बोला, चल उठ, तुझे तेरे हीरो का हाल दिखाऊं। शानी सख्त किसी कैफियत में ताऊ शाम की तरफ देख रही थी। उसके चेहरे का बदनुमा जख्म बल्ब की रोशनी में चमक रहा था और आंखों से आग निकलती महसूस हो रही थी। अगर ताऊ और कादरा वाकई रुस्तम की बात कर रहे थे तो फिर ये सूरत शानी के लिए बेहद ताज्जुब खेज थी। पहला इंकिशाफ तो ये था कि रुस्तम जिंदा है और दूसरा ये कि वो इसी चार दीवारी में कहीं मौजूद है। हैरत, खौफ, खुशी और अजियत के मिले जुले जज्बात के साथ वो दम बखुद बैठी रही। अचानक ताऊ शाम ने शानी के बिखरे बाल मुट्ठी में जकड़े और एक झटके से उसे उठने पर मजबूर कर दिया। चल ला तुझे दिखाऊं मैं अकड़ने वालों की अकड़ किस तरह निकालता हूं, चल। वो उसे खींचते और घसीटते हुए बोला। कादरे ने कोता आकर डोले को ठोकर मारी और वो शानी के आगे आगे दूर तक लटक गया। चल नमूने तू भी देख ले, कादरा फुनकारा। एक राहदारी में से गुजरकर उन्होंने नीम पुख्ता सीढ़ियां तय की और हवेली की बालाई मंजिल पर आ गए। यह खालिस देहाती हवेली थी। कच्ची दीवारों पर रोगन से फूल बूटे बनाए गए थे। खिड़कियों में आनी सलाखें थी और रंग बिरंगे शीशे थे। दरवाजे लकड़ी के मोटे तख्तों के थे और उन पर भी फूल बूटे कड़े हुए थे। बालाई मंजिल पर शानी को नीली पगड़ियों वाले दो मुसल्ला पहरेदार नजर आए। उन्होंने चमककर हकारत के अंदाज में शानी और डोले की तरफ देखा। शानी नंगे पाँव और नंगे सर थी। इसका दिल बेपनाह रफ्तार से धड़क रहा था और वो खुद को ज़हनी तौर पर रुस्तम को देखने के लिए तैयार कर रही थी। लेकिन क्या वो वाकई रुस्तम को देखने जा रही थी? ताऊ से और डोले को लेकर एक नीम तारीख कमरे में ले आया। इस कमरे से आगे एक बिल्कुल मुख्तसर सा सहन था। बमुश्किल 10 ज़रब 10 का होगा। इसके चारों तरफ कमरों के दरवाजे थे और सलाखदार खिड़कियां थी। यहाँ पहुंचकर शानी ने कई दिन बाद सूरज की रोशनी देखी थी। ताऊ ने शानी और डोले को किसी हवालाती की तरह कमरे के फर्श पर बिठा दिया। फिर वो कादरे से मुखातिब होकर बोला, दिखा जरा इसे अपने सुल्तान राय की शक्ल। कादरा मुख्तसर सेन में गया और उसने एक नीली पगड़ी वाले पहरेदार से कुछ कहा। पहरेदार ने अदब से सर झुकाया और कुर्ते की बगली जेब से चाबियों का गुच्छा निकालकर एक दरवाजे का ताला खोलने लगा। फिर अंदर जाकर उसने सलाखदार खिड़की के तीनों पट भी खोल दिए। उसने कमरे की लाइट चलाई तो अंदर का सारा मंजर पूरी तरह वाजे हो गया। शानी का दिल जैसी इसकी पसलियों के अंदर बर्फ का गोला बन गया। इसने पथराई हुई नजरों से देखा। इसने रुस्तम को देखा था। इसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। इसे लगा जैसे वो जागती आंखों से कोई नहायत डरावना ख्वाब देख रही है। जो शख्स किसी मैले कुचैले चीथड़े की तरह फर्श पर पड़ा था वो रुस्तम ही था। हाँ, रुस्तम ही था। लेकिन उसे पहचानना मुश्किल हो गया था। वो हड्डियों का ढांचा बन गया था। उसके होंठ स्याह होकर फट गए थे। आंखें अंदर को धंसी हुई थी। उसके लंबे बाल बिल्कुल खुश्क और बदहाल थे। दाढ़ी में तिनके और गर्दो गुबार नजर आ रहा था। सबसे अनोखी और तकलीफदेह शहर रुस्तम का लिबास था। उसके जिस्म पर जनाना लिबास था। गुलाबी शलवार और गुलाबी फूलों वाली सफेदी माइल कमीज। रुस्तम कमजोर हो चुका था। फिर भी ये लिबास रुस्तम के जिस्म पर तंग था तो ये किसी लंबी तड़ंगी देहातन का लिबास था या फिर खास तौर से रुस्तम के लिए सिलवाया गया था। शानी हैरत और खौफ से गंग हो गई। इसकी निगाहें पहलू के बल फर्श पर पड़े नीम जा रुस्तम को देखती चली गई। कैसा लगा तुझे अपने हीरो का एक्शन? कादरे ने शानी की पीठ पर ठोकर रसीद करते हुए कहा। शानी का सर झुक गया। 2 आंसू गिरे इसकी अपनी झोली में जज़ब हो गए। ताऊ ने बालों से पकड़कर इसका सर सीधा किया। चौधरी इरशाद की लाडली रानी, अभी से क्यों सर झुकाती है? अभी तो तुझे तेरे यार की और भी जीदारियां दिखानी है। फिर उसने नीली पगड़ी वाले से मुखातिब होते हुए कहा, इस बब्बर शेर को थोड़ा सा तब डालो, देखे खा भी सकता है के नहीं। नीली पगड़ी वाले ने मूंछों को ताव देकर इस बात में सर हिलाया और एक तरफ ओझल हो गया। वो चारों जिस नीम तारीख कमरे में मौजूद थे वहां से रुस्तम उन्हें देख नहीं सकता था। बहरहाल वो रुस्तम के कमरे का सारा मंजिर बासानी देख रहे थे। फर्श पर पराली बिछी हुई थी। एक तरफ मैला कुचैला लिहाफ पड़ा था। शानी ने एक बात मजीद नोट की। रुस्तम के दोनों हाथ पुश्त पर नायलून की मजबूत रस्सी से बंधे हुए थे। रुस्तम के जिस्म के जो इसे लिबास से बाहर थे उन पर जख्मों के छोटे बड़े निशान नजर आ रहे थे। इसका जिस्म बाज़बाने खाल पुकार कर कह रहा था कि इस पर तशद्दुद की इंतहा की गई है। कादरा इस सूरत को बेहद इंजॉय कर रहा था। वो सिगरेट को मुट्ठी में दबाकर बार बार तवील कश लेता था। नामी गिरामी रुस्तम सियाल, जिसने उसके बंदे की टांगे तोड़ी थी और जिसकी वजह से उसके प्यारे कुत्ते की जान गई थी, और इसके अलावा भी जिसके बेशुमार छोटे बड़े गुनाह थे, आज एक हकीर कीचुए की तरह इसके सामने पड़ा था। शानी की समझ में नहीं आ रहा था कि ये जनाना लिबास रुस्तम के बदन पर क्यों कर आया। वो यकीन नहीं कर पा रही थी कि रुस्तम इस कदर लाचार हो सकता है। शायद बेहोशी या नीम बेहोशी की हालत में यह लिबास उसके जिस्म पर चढ़ाया गया था। इसी दौरान में नीली पगड़ी वाला रुस्तम का खाना ले आया। यह खाना भी अपनी मिसाल आप था।
एक गोल चंगेर में रोटी के छोटे बड़े टुकड़े पड़े थे। गालबन इन टुकड़ों के ऊपर ही थोड़ा बहुत सालन भी लेप कर दिया गया था। गालबन इन टुकड़ों के ऊपर ही थोड़ा सा सालन भी लेप कर दिया गया था। नीली पगड़ी वाले ने कमरे में जाकर ये गोल चंगेर रुस्तम के चेहरे के करीब रख दी। जनाब सियाल साहब, उठ के रोटी शोटी खा लो, पहरेदार ने मुजीका उड़ाने वाले अंदाज में कहा। रुस्तम शायद काफी देर से भूखा भी था। उसने लेटे लेटे रोटी की तरफ देखा। उसका एक रुखसार बदस्तूर फरिश से लगा हुआ था। बेहद नकात भरे अंदाज में वो उठा। हाथ बदस्तूर पुश्त पर बंधे हुए थे। यूं लगता था कि मुसलसल तारीकी में रहने से वो रोशनी में ठीक से देख भी नहीं पा रहा। वो चंद सेकंड तक चंगेर की तरफ देखता रहा। कि सोच में पड़ गए सियाल साहब, जल्दी करो, पहरेदार ने रुस्तम के पहलू में अपने घुटने से हल्का सा ठहुका दिया। फिर शानी की आंखों ने दूसरा हैरत अंगेज और बदतरीन मंजिर देखा। रुस्तम ने घुटनों के बल बैठकर खुद को चौपाई की तरह झुकाया और चौपाई ही की तरह चंगेर से अपने मुंह में रोटी के टुकड़े उठाने शुरू कर दिए। शानी का दिल दहल कर रह गया। कोई नादीदा हाथ इसके कलेजे को मुट्ठी में मसलने लगा। इसने सुना था कि इंसानी बर्दाश्त की एक हद होती है। बेपनाह जिस्मानी तशद्दुद मजबूत तरीन लोगों को भी तोड़ फोड़ कर चिकना चूर कर देता है। और वो देख रही थी, रुस्तम सियाल को चौपाई की तरह रोटी खाते हुए देख रही थी। जब वो मुंह में रोटी लेने के लिए चंगेर की तरफ झुकता तो उसके गले की रगें फूल जाती थी और चेहरे पर करब के आसार नमूदार होते थे। शायद इस जाविये से कुछ जिस्मानी चोटें उसे ज्यादा तकलीफ देती थी। उसकी दोनों कलाइयां पुश्त पर बंधी हुई थी और शानी उन दोनों में से कलाई देख सकती थी जिस पर कुछ अरसा पहले पुराने जख्म के गहरे निशान थे। हाँ, ये वही कलाई थी जो रुस्तम ने शानी की जख्मी कलाई के बदले में जख्मी की थी। शानी ने रुस्तम के चेहरे पर थप्पड़ मारा था और उसकी अपनी चूड़ियों ने उसकी कलाई घायल कर दी थी। रुस्तम ने उस जख्मी कलाई का बदला खुद से यूं लिया था कि पेचकस मार कर अपनी कलाई की खाल उधेड़ दी थी। रुस्तम को यूं खाते देखकर शानी का दिल और आंखें दोनों रोने लगी। डोला भी दम बखूद था। ताऊ ने शानी के बालों को झटका देते हुए कहा, लाडो रानी, फिल्मों और किताबों वाली बब्बर शेरियां और दिलेरियां बस फिल्मों और किताबों में ही चलती हैं। यहाँ तो ये अशर होता है, रुस्तम जमानों और फन्ने खानों का मर जाते हैं या 2 दिन की मार के बाद इतने होड़े हल्के हो जाते हैं कि पेशाब की धार बह जाते हैं। कादरे ने सिगरेट का गहरा कश लेते हुए पहरेदार के कान में सरगोशी की। बब्बर शेर साहब को पानी भी पिलाओ, ये ना हो के नाराज हो जाएं। पहरेदार ने एक बार फिर सर को इस बात में चुब्बश दी। वो खबीस एक बार फिर दाईं तरफ ओझल हो गया था। इस मरतबा वो 15-20 सेकंड बाद लौट आया। उसके हाथ में पानी था, लेकिन ये पानी किसी गिलास या बर्तन में नहीं था, जूती में था। ये चमड़े की एक पुरानी सी बरौन मिकेशन थी। पहरेदार ने बड़ी इत्मीनान से ये पानी से भरी हुई जूती रुस्तम के सामने जा रखी। फासला काफी था, फिर भी शानी को रुस्तम के बदकूक चेहरे पर चंद सेकंड के लिए करब और तजब्जुब के आसार नजर आए, लेकिन फिर शानी को आंखें बंद करना पड़ी। वो अपनी जरूरत पूरी कर रहा था। सर झुकाकर जूती में से पानी पी रहा था। पता नहीं पहले उसे बेपनाह रहम तशद्दुद के कैसे कैसे मरहलों से गुजरना पड़ा था। रुस्तम जैसे लोगों को झुकाना और इस हद तक झुकाना आसान तो नहीं होता है, लेकिन ये हुआ था और शानी देख रही थी। पिछले 5-6 हफ्तों में वो रुस्तम के हवाले से क्या क्या सोचती रही थी। किसी वक्त वो कैसे जज्बाती मनाजर इसके पर्दे तस्वीर पर लरसते थे। वो सोचती थी वो एक दिन तूफान बनकर आएगा, दीवारें तोड़कर रुकावटों को रोंद कर वो सबको तय व बाला कर देगा। वो दिन नारपुरी चौधरियों का योमे हिसाब होगा। वो रुस्तम के कहर से पनाह मांगेगे। इसकी आंखों से दुख निदामत के आंसू गिरने लगे। वो बंद आंखों से रोने लगी। अब उसमें ताकत नहीं थी कि रुस्तम की हालत जार को मजीद देख सके। इसका दिल चाहा कि वो चौधरी उशाम के पांव पकड़ ले और उससे दरख्वास्त करे कि वो यहाँ से अपने कमरे में जाना चाहती है, लेकिन इससे पहले कादरे ने एक बार फिर उसे आंखें खोलने पर मजबूर कर दिया था। ताऊ शाम की नजरें बचाकर उसने शानी की कब्र में एक चुटकी ली और बोला, अब बताओ तुम्हारे इस हीरो को हीरो कहें या हिजड़ा? ओए, हिजड़े को हिजड़ा नहीं कहोगे तो और क्या कहोगे? ताऊ ने कादरे के सिगरेट से सिगरेट सुलगाते हुए कहा, ये बात हमारे कहने की नहीं है ताऊ, मजा तो तब है कि ये भी माने। उसका इशारा शानी की तरफ था। तो फिर कोई डांस शांस दिखा दो इस हिजड़े का। तुम्हारा मतलब है ताऊ ये हमें नच कर दिखा देगा? ओए, नचेगा क्यों नहीं, इसके तो अगले पिछले नचेंगे कब्रों से निकल निकल कर। चौधरियों के हत्थे चढ़ा हुआ है, ये कोई मजाक मखौल नहीं है। फिर वो पहरेदार से मुखातिब होकर बावाज़े बुलंद बोला, ओए चमचे, निकाल जरा अपना डंडा पैर और ठुमका लगवा इस कुत्ते के तुखम से। नीली पगड़ी वाले ने अपनी काली स्याह मूंछों को ताऊ दिया। उसके चेहरे से अंदाजा हो रहा था कि वो ये काम पहले भी कर चुका है और अब भी ये काम करके उसे खुशी होगी। वो सर को इस बात में हिलाता हुआ एक बार फिर दानी तरफ ओझल हो गया। इसी दौरान में सीढ़ियों की तरफ से दमका, चौकड़ी और गर्जने बरसने की आवाजें आने लगी। गाय बगाए किसी शख्स को किसी नामालूम शय से जरब लगाने की सदा भी बुलंद हो रही थी। जरब खाने वाला करब कर चीख रहा था, साथ साथ एक औरत भी फरियादी आवाज बुलंद कर रही थी। अंदाजा होता था कि सवेली में रुस्तम ही अकेला मातूब नहीं है, कुछ और अफराद भी ताऊ शाम के दस्ते सितम का शिकार हैं।
चंद सेकंड तक आवाजें करीब आ गई। इन आवाजों को सुनकर शानी का रहा सहा खून भी खुश्क हो गया था। तब इसने मार खाने वालों को देखा, वो सकते में रह गई। एक नौजवान जोड़ा था, दोनों शहरी लगते थे। नौजवान ने पतलून और जर्सी पहन रखी थी, लड़की जर्सी और शलवार कमीज में थी। दोनों के कपड़े बुरी तरह फटे हुए थे। यूं लगता था दर्जनों कुत्तों ने बैक वक्त इन पर हमला किया है। नौजवान की स्याह पैंट में से उसका सफेद अंडरवियर झलक रहा था। उसकी नीली जर्सी कमर से झूल रही थी। लड़की का लिबास भी बेतरह फटा हुआ था और वो अपनी बरहनगी छुपाने के लिए अपने बाजुओं को समेटे हुए थे। चौधरी शाम के नीली पगड़ी वाले कारिंदे नौजवान को चमड़े की देसी जूतों से पीट रहे थे। उनमें से एक हट्टा कट्टा पुलिस वाला भी था। वो नामुकम्मल वर्दी में था और लगता था कि नींद से उठकर आया है। उसके कंधे पर फूल वगैरह भी नहीं थे, कमीज भी पतलून से बाहर थी। नौजवान जोड़े को धक्के देते, थप्पड़ मारने में भी वो भी अपना किरदार अदा कर रहा था। एक चीज देखकर शानी चौंकी। पुलिस वाला मदरूब नौजवान को गले से पकड़कर घसीट रहा था। यूं लगता था कि उसने नौजवान के गले में रस्सी वगैरह डाली हुई है। गौर से देखने पर पता चला कि वो रस्सी नहीं, स्टेथोस्कोप है। गालबन ये बदकिस्मत नौजवान डॉक्टर था। लड़की उसकी साथी थी या बीवी हो सकती थी। इसी दई इलाके में वो दोनों ना जाने कैसे और क्यों कर इन बिल्ली मारों के शिकंजे में आए थे। रुस्तम के साथ वाले कमरे का दरवाजा खोलकर दोनों को अंदर धकेल दिया गया। वो रोशनी में पहुंचे तो शानी ने देखा उन दोनों की नाक मट्टी में लुथड़ी हुई थी। नौजवान की नाक से तो गालबन खून भी रिस रहा था। यकीनन यहाँ लाने से पहले दोनों से जमीन पर लकीरें निकलवाई गई थी, नाक जमीन पर रगड़वाई गई थी। एक चौधरीजादे ने नौजवान की कमर पर कई जूते रसीद किए और गालियां देते हुए उसे मुर्गा बनने का हुक्म दिया। लड़की चौधरीजादे के पांव में गिर पड़ी। खुदा के लिए माफ कर दो, खुदा के लिए बख्श दो, बहुत बहुत हो चुकी है। चौधरी ने तंग कर कहा, इस तरह बोल जिस तरह पहले बोल रही थी। बताना क्या करता है तेरा मामा और क्या बेचता है तेरी माँ का कसम। मुझसे गलती हो गई, मुझे पता नहीं था, खुदा के लिए, खुदा के लिए। उसने मजबूती से चौधरी के पांव पकड़ लिए और दाढ़े मार मार कर रोने लगी। उसकी नाक से रकीक मादा बह रहा था और आंसू भी उसमें शामिल हो गए थे। अधूरी वर्दी वाले पुलिस एहलकार के चेहरे पर जरा सी नरमी नमूदार हुई। उसने अकार से डॉक्टर और उसकी साथी की तरफ देखा और भारी भरकम आवाज में बोला, चलो छड्डो चौधरी साहब, आज के लिए इतना ही काफी है। चौधरी चंद लम्हे तक सफाक नजरों से लड़की और उसके साथी को देखता रहा। फिर उसने नौजवान की पसलियों में 2-3 ठोकरें रसीद की और नंगी नंगी गालियां बकता हुआ बाहर आ गया। उसके बाहर आते ही सारे कारिंदे भी बाहर निकल आए। कमरे के बाहरी दरवाजे को बाहर से मुकफ्फल कर दिया गया। कैदी बन जाने वालों ने कोई सदाए एहतजाज बुलंद नहीं किया, कोई नुक्ताए एतराज पेश नहीं किया। गालबन उन्हें मुजाहमत का होश ही नहीं था। वो मारपीट से छुटकारे को ही छुटकारा समझ रहे थे। कितनी जल्दी तब्दील होते हैं अल्फाज के मफहूम और इंसान के एहसासात। ये सारी कार्रवाई बमुश्किल 2-3 मिनट के अंदर मुकम्मल हो गई। नए कैदियों को सुपुर्दे जिंदा करने के बाद बिखरे हुए दारोगे वापस चले गए। कुर्बो जवार में फिर पहले कैसा माहौल पैदा हो गया। चौधरी कादरा भी ये 2-3 मिनट का तमाशा देखने के लिए छोटे से इनकी तरफ चला गया था। दरवाजा मुकम्मल होने के बाद वो वापस आ गया। ताऊ शाम पलंग पर बैठा हुआ था। चौधरी कादरा भी फैल कर एक मूड़े पर बैठ गया। शानी और डोला हवालातियों की तरह फर्श पर बैठे हुए थे। कादरे ने सिगरेट का गहरा कश लेते हुए कहा, साढ़े नाल रहोगी तो ऐसे ही मजे करोगी, बड़े बड़े तमाशे दिखाएंगे तुम्हें। ताऊ शाम ने देसी शराब की बोतल खोली थी। उसकी बू सारे कमरे में फैल रही थी। ताऊ अब कदरे कम गुस्से में था और इस सारी सूरत हाल से लुत्फ उठा रहा था। ऊंची आवाज में बोला, ओए चमचे, किधर मर गया? आज जरा थोड़ा सा तमाशा दिखा दे इस खुसरे इजड़े का भी। ताऊ का फिक्रा मुकम्मल होते होते चमचा चीमा दाई तरफ से नमूदार हो गया। उसके हाथ में घुंघरू थे, वैसे ही घुंघरू जो रकासाएं बांधती हैं। वो बेतकल्फी से रुस्तम वाले कमरे में दाखिल हुआ। रुस्तम पानी पीने के बाद पराली पर बेसुध पड़ा था, बिल्कुल बेइसो हरकत, हाथ पुश्त पर बंधे थे। पहरेदार चीमा ने घुंघरू रुस्तम के पांव में बांधे। चीमा के एक साथी ने उसकी मदद की। शानी फटी फटी नजरों से देख रही थी। इसका ज़हन मुकम्मल तौर पर माऊफ था। वो यकीन नहीं कर पा रही थी कि चीमा के हुक्म पर रुस्तम नाचना शुरू कर देगा। रुस्तम सियाल जो बिल्कुल मुख्तलिफ शख्स था, जो मौत की आंखों में आंखें डालता था, जो पुलिस को तिगनी का नाच नचाता था, जिसके लिए मरना या मार देना एक मामूली फेल था। क्या वो इस हद तक मजबूर हो चुका था? इस हद तक? वो साकत हो जामद बैठी देखती रही। उठ जाओ सियाल साहब। पहरेदार ने बेरहमी से रुस्तम की पीठ पर ठोकर रसीद की। चीमा के साथी ने खुद कार राइफल अपने हाथ में ले ली थी। उसने भी राइफल के बैरल से रुस्तम को टहुका दिया। चीमा चंद लम्हे रुस्तम का इंतजार करता रहा। फिर वो कमरे के गोशे की तरफ गया। वहां चमड़े की एक चौड़ी बेल्ट पड़ी थी, जिसके सिरे पर मोटा सा चमकीला बुक्कल था। दूर से देखने पर यह अंदाजा हो जाता था कि यह किसी पुलिस वाले की बेल्ट है। शायद ये वही पुलिस वाला था जो अभी थोड़ी देर पहले दीगर साथियों के हमरा डॉक्टर और उसकी साथी की खैर खैरियत दरियाफ्त कर रहा था। चीमा ने बेल्ट उठाई और बड़ी सफाकी से उसकी 2 शदीद ज़रबें रुस्तम की पुश्त पर रसीद की। रुस्तम के चेहरे पर कर्ब के आसार नमूदार हुए, लेकिन ऊंट बंद ही रहे। शानी के ऊँटों से बेसाख्ता सिसकी निकल गई। हाय ओए,
बड़े दर्द हो रहे हैं अपने ढोलन माई के। कादरे ने फिकरा कसा। कमरे में चीमे की वैसी आवाज गूंजी, सियाल साहब उठते हो या फिर शुरू हो जाऊं? फिर शानी की आंखों ने एक नाकाबिले यकीन मंजिर देखा। रुस्तम एक झटके से उठा। उसकी आंखें बंद थी। लंबे बाल 3/4 चेहरे को छुपाए हुए थे। दाढ़ी के बालों में पराली के तिनके अटके हुए थे। वो जैसे गहरी खूनूदगी में था। उसने नकात भरे अंदाज में नाचना शुरू कर दिया। उसके पांव मुतहर्रक हुए, घुंघरू छन छनाने लगे। दोनों पहरेदारों के चेहरों पर मुस्कुराहटें नमूदार हुई। राइफल बरदार पहरेदार आलती पालती बार कर फर्श पर बैठ गया और स्टील की एक थाली को उल्टा करके उस पर थाप देने लगा। और वो नाच रहा था जनाना कपड़ों घुंघरुओं के साथ, बेहद मुज़ीका खेज लगता था। उसके लंबे बाल उसके कंधों तक झूल रहे थे। उसके जिस्म पर इतने जख्म थे कि 5-10 सेकंड में ही खून के कतरे उसकी पिंडलियों पर रेंगने लगे। दफ धपा दप, छिन छना छन आवाजें बुलंद हो रही थी। रुस्तम के नाचने में धमाल का सा अंदाज था। शानी ने अपनी आंखें बंद कर ली। रात का वक्त था। शानी और डोला वापस अपने कमरे में पहुंच चुके थे। दोनों गुमसुम बैठे थे। डोला हमेशा मुस्कुराता रहता था, लेकिन आज उसका चेहरा भी सूता हुआ था। लालटेन की रोशनी में शानी की आंखों से लगातार आंसू रिस रहे थे। डोले ने शानी के एक जख्मी पांव पर आयोडेक्स लगाते हुए कहा, बाजी जी मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला ना? क्या यही के आप मोहब्बत करती हैं? शानी ने जवाब नहीं दिया, बस भीगी पलकें झुकाकर पांव की जानिब देखती रही। डोला कुछ देर खामोश रहा, फिर गहरी सांस लेकर बोला, बाजी जी वो देखने में कितना हौसला मंद लगता था, फिर उन्होंने मार मार कर उसे तोड़ फोड़ दिया है। कितना बेबस हो गया वो। हाँ, शानी बस हुंकारा भरकर रह गई। बाजी जी मैंने तो एक बात सोच रखी है, अगर अल्लाह ना करे किसी वक्त मुझे इस हद तक मजबूर होना पड़ा ना, तो मैं खुद को मार लूंगा। ये सब कुछ मुझसे तो बर्दाश्त नहीं होगा। डोले के लहजे में रुस्तम के लिए अफसोस और निदामत थी। शानी की आंखों से बहने वाले आंसू कुछ और रवां हो गए। वो नफी में सारी लाते हुए बोली, तुम गलत समझ रहे हो डोले, तुम उसे गलत समझ रहे हो, कोई भी उसे नहीं समझ रहा। क्या मतलब बाजी? शानी करमनाक आवाज में बोली, डोले वो बेबस नहीं है, वो बहुत खतरनाक है, बहुत गहरा है। वो अकेला इन सब पर भारी है, वो इनका सत्यानाश कर सकता है। आप क्या कह रही हैं बाजी? वो तो उसको निचा रहे हैं। डोला करब से बोला। शानी ने रोते हुए एक बार फिर नफी में सारी लाया, नहीं डोले वो उनके सामने नहीं नाच रहा था, वो तो किसी और के सामने नाच रहा था। तुम नहीं समझोगे डोले, तुम नहीं समझ सकते। शानी के लहजे में अजीब ड्रामाई कैफियत थी। डोला आंखें फाड़ फाड़ कर शानी को देख रहा था, जैसे उसकी ज़हनी सेहत पर शक कर रहा हो। शानी ने बेकरारी से अपना सर घुटनों में छुपाया। वो ये सब कुछ किसी और के लिए कर रहा है डोले। वो सजा नहीं भुगत रहा, सजा दे रहा है, बड़ी सख्त सजा दे रहा है। बड़ा जालिम है वो, तुम उसे नहीं समझ सकते। वो रोते हुए बोली। इसका दिल जैसे फटा जा रहा था। भारी भरकम जंजीरें इसे अपने लपेटे में ले रही थी। इसके हसीन बदन और ज़ेन को नादीदा बंदिशें जकड़ती चली जा रही थी। वो कराने लगी। वो जो जाला ताऊ शाम और कादरे की मारें खाकर भी लब बसता रही थी, अब कराने पर मजबूर हो गई थी। हर सांस के साथ इसके मुंह से बेसाख्ता खाए निकल रही थी। ये मोहब्बत की ज़रबें थी, ये इश्क का जबर था, ये नाकाबिले बर्दाश्त था। वो इस रक़्स से मस्ताना को समझ रही थी। वो उसकी हर हर अदा को भांप रही थी। कहीं सुना हुआ पंजाबी का एक जो मिसरा शानी के कानों में गूंजने लगा। इन मिसरों का मतलब कुछ इस तरह था, मेरा महबूब मुझे जिस आग में फेंके वही मेरे लिए गुलजार है। मेरा महबूब मुझे जिस साल में रखे मैं उसमें खुश हूँ। उस चंद माही के लिए तकलीफ सहना मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी राहत है। उसकी ख्वाहिश पर मर जाना मुझे 1000 जिंदगियों से प्यारा है। जब कोठी में चौधरी के दरगाह में आकर रुस्तम ने निकलने की कोशिश की थी, उसे अपना पिस्तौल खाली मिला था। शायद तब उसने वही कैफियत महसूस की जो बिरदा साहिबा की दास्तान में बिरदा ने अपने टूटे हुए तीर देखकर की थी। तब उसका दिल गमो अंदू से लबरेज हो गया था और उसने सोचा होगा कि शानी चाहती नहीं कि वो यहाँ से निकल सके। उसकी शदीद जज्बाती रूह से भागकर खुद हैदियती की तरफ ले गई थी। वो इस कैद को शानी की दी हुई कैद और इन सौबतों को शानी की दी हुई सौबतें करार दे रहा था और उनका चूम चूम कर आंखों से लगा रहा था। उस रात चौधरी शाम, जिसे ताऊ शाम कहा जाता था, शराब पीकर शानी के कैद खाने में घुसाया। उसकी आंखें सुर्ख अंगारा थी। वो पेशानी का जख्म हमेशा से ज्यादा तमतमा रहा था। उसने आते ही साथ डोले को लाते रसीद की और कमरे से बाहर निकाल दिया। कमरे का दरवाजा भीड़ कर वो शानी की तरफ मुतवज्जो हुआ। शानी पलंग से खड़ी हो चुकी थी। पिछली मर्तबा ताऊ ने उसे घसीट कर फर्श पर पटक दिया था। आज वो इस पेशेमानी से गुजरना नहीं चाहती थी। ताऊ पलंग पर टांगे पसार कर बैठ गया और अजीब खूनख्वार नजरों से इसे देखने लगा। वो कुछ बोल नहीं रहा था, बस देखता चला जा रहा था, जैसे सोच रहा हो कि दुश्मन की बेटी के लिए बदतरीन सजा क्या हो सकती है। कोई ऐसी सजा जो इसके जिस्म के हर हर रेशे और दिमाग के हर हर खुलिये को शदीद तरीन आजाब से दो चार कर दे। पता नहीं वो इतना क्यों सोच रहा था। एक मारूफ सजा तो वो इसी वक्त अभी शानी के लिए शुरू कर सकता था, वही सजा
जो फाते मर्द की तरफ से मफ्तू और कमजोर औरत के लिए शायद रोजे अव्वल ही से लिख दी गई है। कहीं सजा को जिना बिल जबर कहा जाता है, कहीं से वणी का नाम दिया जाता है, कहीं साका। इसके मुख्तलिफ रूप हैं लेकिन असल एक ही है। शानी का दिल बेपनाह शिद्दत से धड़क रहा था, जैसे पसलियां तोड़कर बाहर निकल आना चाहता था। वो किसी ऐसी सूरत के लिए खुद को कई दिनों से तैयार कर रही थी और भरपूर मुज़ाहमत का इरादा रखती थी। वही मुज़ाहमत जो पाक दामन औरत की फितरत का हिस्सा और उसके अहम तरीन फ़राइज़ में शामिल होती है। पारसा औरतें इस मुज़ाहमत को कुशां बोध की सरहद तक पहुंचा दिया करती हैं। शानी एक मुजरिम बुद्ध की तरह ताऊ शाम के रूबरू साकत खड़ी थी। लालटेन की रोशनी में उसका साया कच्ची दीवार पर लरज़ रहा था। ताऊ शाम इसे शोला बार निगाहों से घूरता रहा और फुनकारता रहा। कोई शय इसे इज़हारे गज़ब से रोक रही थी, कोई नादीदा रुकावट थी जो शानी को दिखाई नहीं दे रही थी। फिर वो मगलूबुल गज़ब होकर उठा। उसने शानी को बालों से पकड़ा और घुमाकर फर्श पर दे मारा। शानी फुश के बाल गिरी। ताऊ शाम ने बेदरीग अपना पांव शानी की गर्दन पर रख दिया। शानी का मुंह खुल गया। इसे लगा जैसे अभी इसका दम घुट जाएगा या गर्दन टूट जाएगी। इसने अपनी गर्दन पर से दबाव कम करने के लिए इज़्तिरारी हरकत के तहत ताऊ का पांव पकड़ दिया ताकि गर्दन पर कम से कम दबाव पड़े। उसकी फुनकार शानी के कानों में गूंजी, इरशाद की लाडो बेटी, मैं तेरी हयाती कीड़े मकोड़ों से बदतर बना दूंगा।